नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ हैं और आज क्योंकि वो राजनीति में भी हैं तो ऐसे में सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए मुखर नहीं होती हैं बल्कि समाज के मुद्दे हों, राजनीति के मुद्दे हों, हर मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाती हैं, बहुत मुखर रहकर अपनी बात रखती हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। वो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सदस्य हैं। ऐसे में उनका काम करने का दायरा भी बढ़ गया है और बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अब सिर्फ महिला अधिकारों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे हैं, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है, समाज में बदलाव करना है और पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको बखूबी निभाना है। और हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मोर। जहां से मैंने इंट्रो की शुरुआत की महिला अधिकारों की, वहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा आप ऐड कर दीजिएगा कि आपकी जर्नी कहां से शुरू होती है एनसीडब्ल्यू आने तक और उसके बाद एनसीडब्ल्यू से राज्यसभा पहुंचने तक। आई विल ट्राई माय बेस्ट। बहुत छोटे में छोटा इतनी लंबी जर्नी नहीं बता पाऊंगी जी, लेकिन बताऊंगी। मुश्किल सवाल कर लिया मैंने। नहीं आप बताइए, क्या आप सवाल करिए। मतलब कहाँ से आपने शुरू किया, एनसीडब्ल्यू कैसे आना हुआ, चेयरपर्सन कैसे बनी, उसके बाद फिर आप आज राज्यसभा में हैं? देखिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए मैं बचपन से लड़ती रही हूँ। मैं कहूँगी बचपन से मैं फाइटर ही कहलाती थी और कई बार मेरा नाम खतरा भी रखा गया क्योंकि मैं लड़ाई करती थी, जहाँ गलत होते नज़र आती थी। स्पेशली अब मेरी फ्रेंड्स की मदर्स भी मुझ पे बिलीव करती थी। अगर कहीं घूमने जाना है तो मैं उनको लेती थी और मैं ही छोड़ती थी, यानी लास्ट घर पहुंचने वाली मैं ही होती थी। तो हमेशा से एक लीडरशिप वाली बात थी और डर कभी सोचा ही नहीं। डर होता क्या है, ना तो परिवार ने ऐसा मुझे महसूस कराया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, ऐसा कभी हुआ नहीं। जबकि हम 3 बहनें और 2 भाई थे और मैं ही डिफरेंट थी। ये डिफरेंट हूँ ये तो रियलाइज़ कराया सबने मुझे कई बार, लेकिन नहीं हो, डिफरेंट नहीं होना चाहिए ऐसा कभी नहीं कहा। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलती गई और पॉलिटिक्स में थी, बट मैं आज भी मैं वो पॉलिटिशियन वाली पॉलिटिक्स नहीं करती मैं बिल्कुल भी। पहले भी मैंने एक एनजीओ चलाया, हरियाणा महिला उत्थान समिति। उसमें महिलाओं को छोटा छोटा काम देकर ताकि वो अपना कमाई कर सके। मुझे हमेशा लगता है कि महिलाएं सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हों, अपने लिए कमा सकें। तो वो मैंने तब भी काम किया। तो यही सब काम देखकर जब 2014 में सरकार बनी हमारी, तो 15 में माननीय मोदी जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एनसीडब्ल्यू में आऊँ और एज अ मेंबर लिया पहले तो मुझे। लेकिन 2 साल बाद चेयरपर्सन रिटायर हुई तो मुझे एज वर्किंग चेयरपर्सन 1 साल के लिए बनाया गया और उसके बाद 2 टर्म्स मुझे लगातार एज चेयरपर्सन। तो लगातार मैंने 9 इयर्स नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में काम किया और कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी अब एनसीडब्ल्यू हो गई है। और एनसीडब्ल्यू की जब मैं थी तो आइडेंटिटी रेखा शर्मा हो गई थी। तो हम मतलब मुझे अभी भी लगता नहीं कि मैं उससे दूर हूँ और मेरी वो जर्नी जारी है। अभी भी मैं महिलाओं के मुद्दे उठा रही हूँ राज्यसभा में और कई काम मैंने एनसीडब्ल्यू में किए जो अब मैं एज अ लॉ मेकर कर सकती हूँ। वहाँ पे मैंने प्लान किया, अब मैं उसको प्लान को नहीं, क्रियान्वित आपने कर सकती हूँ। एनसीडब्ल्यू में बहुत कोशिशें की, कानूनी रूप दिलवाने तक आपने उस पर काम किया, लेकिन मैं भरोसे पर आना चाहती हूँ। जो आपने कहा कि मुझे एनसीडब्ल्यू को पहले मेंबर बनाया गया मोदी जी की तरफ से, लेकिन वो भरोसे की जो नींव है वो तो पंचकुला से डली थी। वो एक वक्त था, वो जरा बताइए जब मोदी जी यहाँ पर संगठन में हुआ करते थे। देखिए, मुझे कोई भी काम दिया हो ना, चाहे छोटा या बड़ा, मैंने उसमें ना 100% काम किया है। जब मोदी जी यहाँ थे तो मैं बहुत नई 96 में ही मैंने ज्वाइन किया और वो तभी यहाँ पे थे। उन्होंने मेरा काम देखा कि मैं अगर मीडिया में काम कर रही हूँ तो मैं प्रेस नोट बनाने से लेकर डिलीवर तक करने के, कभी स्कूटर पे कभी कार पे, मतलब मैं घर घर डिलीवर करने भी जाती थी प्रेस नोट। फैक्स करना है मुझे मशीन से भी, या चाहे तब कंप्यूटर नया नया आया था तो आई थिंक आई वॉज द ओनली वन इन हरियाणा जिसको कंप्यूटर चलाना आता था, जिसको फैक्स मशीन जिसने घर रखी हुई थी, जो ये सारे काम कर। तो वो उन्होंने मेरा काम देखा था। ऑफिस का काम आप देखते थे? नहीं, बेस मीडिया का काम देखती थी। अगर पार्टी ने ये कहा कि आपको गुजरात में जब ये आया भूकंप आया तो पैसे इकट्ठे करने हैं, तो मैंने गली गली से जाकर 100 रुपया भी इकट्ठा किया, 10 रुपए भी इकट्ठे किए, जितने भी। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम कलेक्शन मैंने किया था, जिस तरह से भी जो भी पार्टी काम करती देती थी मुझे 100% काम किया। और
मुझे लगता है यही देखकर उन्होंने मुझे, शायद उनको याद रहा हो कि वो एक ऐसी फाइटर है जो काम करती है। लेकिन ये याद रखना भी अपने आप में बड़ी बात है। ये परख भी किसी किसी को होती है और उसको याद भी बहुत कम लोग रख पाते हैं कि आप इतने अरसे पहले कोई आपके साथ इतने शिद्दत के साथ काम कर रहा था, तो कोई अब इनाम देने का वक्त आ गया है। देखिए, इनाम की बात नहीं है। मोदी जी में एक ये क्वालिटी है, जिनके साथ भी काम किया उन्होंने, जिनके साथ भी, वो एक ऑफिस में चाहे कुक हो जो खाना बनाता था उनके लिए, जब वो अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यहाँ आए हरियाणा में, तो उसका नाम लेकर उन्होंने बुलाया स्टेज पर उसको। कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार भी उनके सानिध्य में काम किया हो, वो उसको याद रखते हैं। मतलब मैं ही नहीं, अगर मेरे परिवार से भी वो मिले हैं तो मेरे परिवार में भी बच्चों के नाम याद हैं उनको, मेरे हस्बैंड का भी नाम याद है उनको। ऐसे ही सभी परिवारों के साथ, गुजरात में जितने परिवार हैं उनको उनके नाम याद हैं, और ये उनकी स्पेशलिटी है। तो ये एक व्यक्ति बड़ा होता नहीं है, बनता है अपनी क्वालिटीज़ के कारण। तो उनके अंदर क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने उनको बड़ा बनाया। एनसीडब्ल्यू में चेयरपर्सन रहते हुए जो कुछ आपने सोचा, जो विजन लेकर आप चली होंगी, उसके बाद अब राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में तो आपके पास अधिकार भी होता है कि उन मुद्दों को आप कानूनी रूप दिलवा सके, उस चीज़ को आगे लेकर जा सके। आपको लगता है कुछ ऐसा काम जो आपने सोचा था और उस वक्त नहीं कर पाए थे और अब आप उसमें लगी हैं, या फिर वो आपका पूरा हो गया हो? ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा हो गया, लेकिन हाँ, अभी मैं लगी हूँ। अब मैं विमेन एम्पावरमेंट कमेटी में भी हूँ। तो विमेन एम्पावरमेंट कमेटी काफ़ी एम्पावर्ड होती है, और उसके जो भी सजेशंस होते हैं, उसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं, वो मिनिस्ट्री को, डब्ल्यूसीडी को और सरकार को बहुत सीरियसली लेना होता है। तो अब कुछ मीटिंग्स अभी शुरू हुई हैं। वो मुद्दे जिन पे मैंने काम किया है, अब वो मैं मुद्दे सजेशन दे पाऊँगी और मिनिस्ट्री से करा पाऊँगी। ये मुझे लगता है कि ये जल्दी ही ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसी बात भी आती है कि महिला सुरक्षा को लेकर आरोप प्रत्यारोप बहुत होते हैं, बातें बहुत होती हैं, लेकिन जब बात आती है जवाबदेही की, तब सब बचते हैं। विपक्ष भी बचता है और सत्ता पक्ष के लोग तो बचते ही हैं। देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी लॉज होते हैं, सरकार क्या कर सकती है? लॉज बना सकती है और उन लॉज को ठीक से फॉलो करा सकती है। दो ही चीज़ें हैं, लॉज बनाने का काम सरकार करती है, पुलिस उसके ऊपर, अगर वो नहीं चल रहे लॉ तो उसके ऊपर बाद में काम करती है। लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी हम सबकी जिम्मेवारी है, वो हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। सिर्फ सरकार नहीं कर सकती वो। अगर कोई लड़की घर पर ही सेफ नहीं है तो सरकार क्या घर में तो नहीं घुस सकती ना। उसमें तो माइंडसेट, आप हैरान होंगी कि अधिकतर रेप जो होते हैं कोई घर वाला या जानने वाला नोन ही करता है। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कौन करता है? जिस पे ट्रस्ट किया जाए। तो हम ट्रस्ट किस पे करते हैं? घर वालों पे करते हैं, और वही भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेवारी है? वो माइंडसेट हमें चेंज करना है, वो हमको चेंज, अपना कैरेक्टर चेंज। कहीं ना कहीं जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, हमें कैरेक्टर बिल्डिंग की भी बात करनी चाहिए। हम वो उसमें पीछे हो गए, और उसमें समाज पीछे हो गया, क्योंकि ये काम समाज करता है, सरकार नहीं करती है। तो अब हमें इस पे कॉन्वर्सेशन करना, इस पे बातचीत करना, उनके घरों में जो लोग हैं जो इस तरह की बातें, जिनके डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कौन करता है? सरकार नहीं करती ना, वो तो घर वाले लोग करते हैं। अब ईव टीजिंग होता है तो किसी का बेटा ही किसी की बेटी को छेड़ता है ना, या एसिड अटैक होता है तो किसी का बच्चा ही फेंक रहा है ना किसी के बच्ची के ऊपर। आप कोई भी क्राइम देख लो लड़कियों के ऊपर, कोई ना कोई नोन होता है। अगर आप आज साइबर क्राइम देख लो, तो साइबर क्राइम में भी बॉयफ्रेंड बन के उससे वीडियो मंगाएगा और फिर उसको मिसयूज करेगा। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग में कहीं ना कहीं कमजोरी है, और हमें अपने लड़कों को पालने की तरफ तवज्जो देना चाहिए। वो हम उनकी परवरिश करना बहुत जरूरी है, वो हम बेटियों नहीं को दे रहे हैं। बचाना। हाँ जी। लेकिन मैंने वही कहा कि जवाबदेही की जो बात आती है, विपक्ष कहता है कि जवाबदेही से बचा जाता है, कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है। लेकिन मैं यहाँ पूछ रही हूँ कि कानून तो हमने बना दिए हैं, लेकिन कानून का डर दिखता नहीं है अपराधियों में। ये माइंडसेट की बात आपने कर ली, लेकिन कानून में भी कहीं आपको लगता है कि लचीलापन है, उनको और सख्त करना चाहिए? कानून बहुत सख्त है। आपने जो कहा ना, उसमें इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कानून बहुत अच्छे हैं हमारे, और मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कानून हमारे यहाँ है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। और इम्प्लीमेंटेशन भी वही लोग, जिस पुलिस अब किस माइंडसेट से कौन सी एफआईआर में किस तरह गलत
हेर फेर कर दे, कौन प्रेशर डाले, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उस पर प्रेशर डाल रही है। पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर होता है, एक पार्टी कहती है इस पे काम करो और एक पार्टी कहती है इस पे नहीं करो। पुलिस को इन प्रेशर से बाहर आना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे। दूसरी तरफ आपने कहा राजनीतिक पार्टी, एक क्राइम होने के बाद उसको कहो मानो कि हाँ ये क्राइम हुआ है। आज अगर आप डेटा देख रहे हैं कि एफआईआर ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब पार्टी जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वो काम कर रही है, वो स्वीप नहीं कर रही है। एफआईआर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके क्राइम बढ़ गए, इसका मतलब क्राइम के ऊपर काम हो रहा है। और एफआईआर कम होने का ये मतलब कतई नहीं है कि अपराध कम हो गए। लेकिन इस बात को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी को बहुत आड़े हाथों लेती है, क्योंकि क्राइम रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। और जब ये सवाल किया जाता है कि अपराध हरियाणा में बढ़ रहा है, तो वहां से डीजीपी ने भी हवाला दिया कि भाई हम तो बिजली चोरी के मामले भी हैं, इसके अंदर ये मामले भी हम ऐड कर देते, तमाम मामले छोटे मोटे जो झगड़ों के भी मामले होते हैं। इसलिए वो एनसीआरबी का जो डेटा आपके पास आता है उसमें हम इतना ऊपर दिखते हैं। लेकिन आप क्या ये बात नहीं मानती हैं कि वाकई में अपराध बढ़ा है और महिलाओं के प्रति अपराध हरियाणा पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया? मैं कहूंगी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ईज ऑफ एफआईआर हुआ है, ईज ऑफ विमेन आर गोइंग आउट एंड कंप्लेनिंग। पहले तो औरत कंप्लेंट ही नहीं करती थी, उसके साथ हो जाता था। अब आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हो गया और चुपचाप रहे और एफआईआर नहीं किया तो नहीं हुआ। आज औरत बाहर जाके निकल रही है, कंप्लेंट कर रही है। मैं तो कहूंगी जो हो रहे हैं एफआईआर वो भी कम है। अभी जो सच में अगर वो एफआईआर कराने जाएं तो और ज्यादा नजर आएंगी। पहले औरत को दबा दिया जाता था, तुम तो बाहर जाके बात ही नहीं, पुलिस के पास जाओगी तो घर में घुस ही नहीं सकती। आज इतनी तो एम्पावर हुई है कि वो अपनी आवाज उठा सकती है। तो मुझे लगता है किसी भी क्राइम को दूर करने का पहला स्टेप है कि उसको मानो कि क्राइम हुआ है और उस पर काम करो। और वो सरकार कर रही है और मानती है, एफआईआर करती है और काम करती है। पहले उसको अंडर द कार्पेट स्वाइप कर दिया जाता था। इफ यू क्लोज योर आइज एंड से दैट एवरीथिंग इज गुड, दैट इज नॉट गुड। ओपन योर आइज, एक्नॉलेज दैट समथिंग इज रॉन्ग। वो बहुत जरूरी है। एक महिला आरक्षण बिल जो आया था अभी, जिसमें कामयाब नहीं हो पाई बीजेपी, और बीजेपी ने एक बड़ी मुहिम चलाई सभी राज्यों में जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, कि कांग्रेस की वजह से महिलाओं को, आधी आबादी को उनका अधिकार नहीं मिल पाया। हक छीना, कांग्रेस ने कुठाराघात किया और उनका अधिकार छीन लिया जो बीजेपी देना चाहती थी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे की सच्चाई वाकई में यही है, और ये भी साथ में आप मुझे बताइए, क्या आरक्षण मिलने से ही राजनीति में महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी? पहला क्वेश्चन आपने जो सच्चाई की बात की, आरक्षण तो हो गया है। 33% आरक्षण, वो बिल पास हुआ था, हो चुका है। वो 30 अमेंडमेंट बिल जो लेकर आए आप लोग, अमेंडमेंट बिल जो लेकर आए, हम अमेंडमेंट बिल को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, फेल कर दिया। और कौन करेगा? कांग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी। इनका ऑपोजिशन का नेता कौन है? राहुल गांधी। इन्होंने ही, राहुल गांधी ने सभी पार्टीज को, जो ऑपोजिशन की पार्टीज हो, चाहे टीएमसी, उस समय की टीएमसी, अब तो टीएमसी नहीं है, टीएमसी आप लोगों ने रहने नहीं दी, टीएमसी, डीएमके, ये जितनी पार्टीज थी ऑपोजिशन की, अखिलेश यादव, ये सब ने मिलकर, क्योंकि ये इकट्ठे होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं इसलिए नहीं, अच्छे कॉज के लिए, अच्छे कॉज को गिराने के लिए सारे इकट्ठे होते हैं। आप नहीं मैम, फिर वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि हो चुका ना बिल पास, आप उसको लागू कर दे। नहीं, परिसीमन बाद में करते हैं। परिसीमन के बिना हो ही नहीं सकता। आप कब से परिसीमन नहीं हुआ? पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, कितनी पॉपुलेशन, आप इतनी सारी पॉपुलेशन के साथ एक सीट बनाए हुए हैं। हम सीट बढ़ाकर, महिलाएं किसी की सीट नहीं छीनना चाहती, जो बढ़ेंगी, आपको पता होगा उस एक फॉर्मूला था कि उसमें अगर 25% बढ़ेंगी, वही 33% नहीं, वो फिर ये भी तो उनका तर्क है ना कि बढ़ाकर क्यों, जो आज सिचुएशन उसमें दीजिए, फिर बढ़ा के भी दे दीजिए। तो परिसीमन क्यों ना किया जाए? परिसीमन तो कह रही बहुत लंबा वक्त लगेगा, पहले भी तो सालों डिजिटली आप तो डिले कर रहे हैं, वो कह रही है डिले कर रहे हैं। पहले वाला डिजिटली नहीं कर सकते थे हम, आज गवर्नमेंट डिजिटली कर रही है। वो 29 में हो जाएगा, परिसीमन भी हो जाएगा अगर ये बिल पास हो जाता है। और अभी भी सरकार यही चाहती है कि बिल पास हो जाए और शायद मॉनसून सेशन में ये फिर से आए और पास भी हो जाए। ये मैं शायद कह रही हूँ, मतलब ये अटकलें लग रही हैं, मैं भी मीडिया में ही पढ़ रही हूँ, तो ये हो रहा है, इसकी तरफ काम भी हो रहा है। हमारे साथ आज बहुत सारे पार्टीज के लोग आ भी गए हैं जो चाहते हैं कि हम एनडीए का साथ दें।
तृणमूल के भी बहुत सारे लोग जो आ गए हैं, डीएमके भी साथ देना चाहता है एनडीए का, बहुत सारे लोग हैं। नंबर, अब कैसे सरकार नंबर पे काम करती है उसके उसी पे आधार पर वो काम भी करेगी और लेके भी आएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि सभी राजनीतिक दल जो हैं आधी आबादी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। असल में कोई चाहता नहीं कि महिलाओं को मजबूत किया जाए या फिर उनको राजनीति में पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया जाए। ये मैं ऑपोजिशन के लिए तो कह सकती हूँ, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री जिसने ये नहीं कहा विमेन एम्पावरमेंट कर रहा हूं, उन्होंने कहा विमेन आर एम्पावर्ड, आई वांट विमेन लेड डेवलपमेंट, दैट विमेन शुड लीड द डेवलपमेंट। आज वो कोई भी काम करते हैं, आप देखोगे उनकी जितनी पॉलिसीज, जितनी स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट की नई स्कीम्स बनी हैं, वो विमेन ओरिएंटेड है, विमेन के आसपास है। वो चाहते हैं महिलाओं, बहुत सीरियसली, चाहे आर्मी में उन्होंने कहा कि महिलाओं को बढ़ावा दिया, वो चाहते हैं कि महिलाएं इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब आप दूसरा क्वेश्चन आया आपका कि क्या रिजर्वेशन के बिना नहीं हो सकता, रिजर्वेशन क्या ज़रूरी है? देखिए, रिजर्वेशन के बिना मैं भी लड़ी हूँ, मुझे 30 साल लग गए यहाँ तक आने में, और अगर मेरे को उस समय रिजर्वेशन मिली होती तो मैं आज कहीं और होती। रिजर्वेशन के बाद बहुत लंबी, बिना उसके बहुत लंबी फाइट करनी पड़ती है, हमें डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है मेल काउंटर पार्ट से अपने आप को प्रूव करने के लिए। ये तो बड़ी चुनौती, बिल्कुल ये बड़ी आपने भी किसी भी फील्ड में, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ। और राजनीति की एक प्रकृति है कि कोई अपनी सीट नहीं छोड़ना, जो बैठ गया, हम कहते हैं कि मेक अ लीडर लाइक योरसेल्फ, अ लीडर इज अ पर्सन हु मेक्स अ लीडर लाइक हिमसेल्फ हरसेल्फ, अपने जैसा बनाए। लेकिन ये सिर्फ बातों में है, हर जगह रिटायरमेंट की एज है, लेकिन यहाँ नहीं अपने है। से आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता कोई भी। अब अगर रिजर्वेशन हो गई तो आप महिलाओं को लाओगे ही, आएंगी ही, और महिलाएं आज तैयार हैं। मैंने एनसीडब्ल्यू में जो इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ग्राउंड पे, जो लोकल बॉडीज़ में है, उनको हमने ट्रेनिंग दी अपना काम करने के लिए। सरपंच पति करते थे, हमने कहा कि तुम अपना काम खुद संभालो। उनको हमने पूरे भारत में एक ट्रेनिंग सेशन बनाया, उस बहुत अच्छे मॉड्यूल्स बनाए, उनको ट्रेनिंग दी। वैसे ही हमने असेंबली में जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी, और ये हमने जो लबासना है मसूरी में जो एकेडमी है उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग दी। तो मेरे को हमेशा ये होता था सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, 3 तरह का महिलाओं को देना है, और महिलाएं अपनी लाइफ पूरी तरह से जी पाएंगी और भारत भी आगे बढ़ेगा। अगर आप 50% पॉपुलेशन को पॉलिटिकली इग्नोर करोगे, इकोनॉमिकली इग्नोर करोगे, तो हम जो सपना देख रहे हैं कि विकसित भारत, वो हो नहीं पाएगा। आपको ये भी लगता है मैम कि अगर महिलाएं ज़्यादा आएंगी राजनीति में तो वहाँ पर भाषा और संस्कृति दोनों बदलेंगी राजनीति की? बिल्कुल बदलेगी। अगर एक महिला प्रेजेंट होती है ना, तो आप देखेंगे कि आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। अभी भी मैं देखती हूँ, हम बहुत कम है राज्यसभा तभी में। मैंने पूछा कि माहौल तो बदलेगा जब महिलाएं होंगी राज्यसभा में बहुत कम हूँ, और कई बार आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अक्रॉस पार्टी लाइन, कुछ ऐसी फूहड़ चीज़ों पे हंस पड़ते हैं, और गलत मैं कहूँगी जेंडर बेस्ड लाफ्टर जो होता है वो आता है, और आपको असहज कर देता है महिलाओं में के नाते। मैं तो बहुत असहज हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे तो डीएनए में वो बस गया है कि यहाँ गलत है तो मेरे को टोकना ही है वो चीज़। और वहाँ बहुत अजीब लगता है कि जहाँ गलत चीज़ आ रही है और लोग लाफ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि दे आर ऑथेंटिकेटिंग इट। कोई एक बोलने वाला तो एक है, लेकिन हंसने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऑथेंटिकेशन मिल जाता है उस चीज़ को। तो अगर महिलाएं ज़्यादा होंगी वहाँ पर, तो वो 10 बार सोचेंगे, गलत कहने वाला भी और हंसने वाला भी। एक यूसीसी पे मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आपको लगता है कि यूसीसी आने से, सभी जगह यूसीसी आने से देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बेहतर तरीके से हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। देखिए, जहाँ सारे लॉ एक हैं, तो मतलब पर्सनल लॉज क्यों नहीं है एक? पर्सनल लॉज क्यों डिफरेंट है? मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। वो यूसीसी आने के बाद सारे लॉज एक हो जाएंगे। अब ट्रिपल तलाक को हटा तो दिया हमने, लेकिन वो मानते ही नहीं, उनका तो शरीयत लॉ है। तो यूसीसी उसका हल है? बिल्कुल यूसीसी हल है। एक देश में एक विधान बोलते हैं हम, तो एक विधान क्यों नहीं है?
हमने अब कश्मीर को तो 370 हटाने के बाद एक कर लिया, लेकिन अभी भी हम 2 उस पे क्यों चल रहे हैं, 2 लॉज पे क्यों चल रहे हैं? अब थिंग विच कैन बी रॉन्ग फॉर मी, व्हाई कांट इट इज नॉट रॉन्ग फॉर अ मुस्लिम वुमेन, एंड इफ इट इज राइट फॉर मी, व्हाई कैन नॉट इट बी राइट फॉर द मुस्लिम वुमेन? अब मोदी जी के विजन के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अब अगला मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है? यूसीसी हो सकता है, एक देश एक चुनाव हो सकता है, क्या हो सकता है? विजन क्या अगर है? मैं वहां तक पहुंच पाती ना तो मैं कुछ और होती। हमारी सरकार में आप यू कैन नॉट गेस व्हाट इज व्हाट, एंड यू कैन नॉट इवन से दैट कि क्या है। क्योंकि पहले हमने देखा कि कश्मीर में एक बड़ा फैसला कर लिया सरकार ने, तो चुनाव की बाजी पलट गई। फिर राम मंदिर वाला एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हिला, तो बाजी पलट गई। अब क्योंकि अगला चुनाव 29 में है, तो उससे पहले कुछ तो हलचलें होंगी। आप तो उन बैठकों का हिस्सा होंगे, सुनती होंगी कि कोई तो चल रहा होगा, कोई रणनीति होगी। अगर मुझे पता भी हो तो मैं नहीं बताओगे बताऊंगी। नहीं। तो इसको आगे तो वैसे बढ़ाने से मोदी जी का विजन आप बता दीजिए कि क्या मोदी जी ऐसा का है? विजन, क्योंकि यहाँ पर भी भारत है, हम जी। सबको मालूम है। वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट भारत, जो कि हम इंडिपेंडेंट हैं लेकिन अपने ऊपर ही सेल्फ रिलायंट, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट हो, जो हम पैदा करें वही उसको यूज़ करें, बाहर से ना बना मंगाना पड़े। अब तो हम सब कुछ डिफेंस इक्विपमेंट भी बना रहे हैं और हर चीज़ बना रहे हैं, तो धीरे धीरे पूरा सेल्फ रिलायंट हो भारत। इनफैक्ट नॉट ओनली सेल्फ रिलायंट, हम बाकी के देशों को भी भेजें। उनका विजन है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, और हम सब भी वही चाहते हैं कि जो भारत था पूर्व में, वही भारत, नया भारत बने। कुछ विवादित मसले मैं यहाँ पर उठाना चाहती हूँ। आप वाले पे बाद में आएंगे, जो आपने अभी दिमाग में सोच लिया है, उससे पहले कुछ और। एक मुद्दा अभी हाल फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा, जब हम बात करें राम मंदिर में चंदा चोरी का बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, लेकिन इससे आस्था को ठेस पहुंची है। जिस आस्था की बुनियाद पर चुनाव लड़ा गया, जीता गया, सरकार बनी, जब लग रहा था कि माहौल बहुत बदला गया है, अब वही लोग इससे आहत है कि हमारी आस्था का जो केंद्र है राम मंदिर, वहां पर क्या हमारे अपने ही लोग, जो हमारे विश्वास पात्र लोग हैं हमारे धर्म के, वो ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है इसमें और आस्था बढ़नी चाहिए कि जिस सरकार ने ये मंदिर बनाया था, उसके अंदर इंसानों ने गलती करी, और वो अगर गलती है तो एसआईटी के सामने एसआईटी बनाई गई। इसको फिर से मैं कहूँगी कि स्वीप नहीं किया गया कि, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब विपक्ष कहता है कि अब इसमें तो एक्शन होना चाहिए था। अभी करोड़ों का मामला है कि आप सीधा एफआईआर करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर जिसकी गलती होगी एफआईआर भी होगा। लेट इट कम आउट। एसआईटी की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, सरकार को सौंपी गई है। क्या है उसके अंदर हमें भी नहीं पता एसआईटी की। और ये सरकार के लोग बैठे हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर ठीक से जांच होनी चाहिए। वो एजेंसी सरकार ही ठीक करवा रही है। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर पदों पर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। मुझे तो नहीं पता किन लोगों ने ये बात करी है। ब्रजभूषण शरण है, विनय कटियार जी हैं। देखिए, मैं उन लोगों पे पर्सनली नहीं जाऊंगी। आप किनको बड़ा कहते हैं, कभी उन्हीं लोगों को छोटा कहते हैं, तो आई डोंट नो कि किन की बात कर रहे हो। लेकिन मैं पूरा बिलीफ है मुझे यूपी गवर्नमेंट पे भी और सेंटर गवर्नमेंट पे भी। आप हरियाणा में ही देख लो, हरियाणा में अगर गलत हो रहा था, पंचकुला की बात कर लो, एमसी में गलत हो रहा था, हरियाणा ने ये तो नहीं कहा कि नहीं हो रहे, अपने ही ऑफिसर्स को पकड़ा ना, अंदर किया ना। अभी अगर और नाम आएंगे वो भी अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप क्राइम हुआ है उसको मानो क्राइम हुआ है और उसको ठीक करो। अगर है वहाँ पर एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ गलत हुआ है, तो रेस्ट अश्योर, ना तो योगी छोड़ने वाले हैं उनको, ना मोदी छोड़ने वाले हैं। ये मेरा बिलीफ है उन पे, और आप भी बिलीफ रखिए ये कि ये वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि वही कोर वोट बैंक है ना आप लोगों का। ये अगर गलत हुआ है, आई एम सेइंग, अगर एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि गलत हुआ है, तो दे विल नॉट लीव। लेकिन अब हरियाणा में हम आते हैं। हरियाणा में भी बहुत बड़ा स्कैम आईडीएफसी का हुआ, उसके बाद आपने जिक्र कर दिया कि एमसी का हुआ, नगर निगम का, पंचकुला का। उसमें बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, इतनी कुव्वत है एक आईएएस ऑफिसर में। अब विपक्षी तो आरोप लगा रहे, फिर से मैं उनका जिक्र करूंगी, राजनीतिक संरक्षण के बिना कैसे संभव है? विपक्ष के टाइम जो ये जो आदतें डली हुई है ना, ये विपक्ष के टाइम है। हमारी तो सरकार 60 साल तक नहीं आई थी। ब्यूरोक्रेसी की जो आदतें हैं ना, ये कांग्रेस के ज़माने से हैं। हम लोग उसको सही करते करते, भारतीय जनता पार्टी चाहे सेंटर में हो या हरियाणा में हो,
अभी हम उसको ही ठीक करने में 15 साल निकल गए हैं। 60 साल की आदतें जो हैं 15 साल में ठीक कैसे होंगी? और अब होंगी जब ये अरेस्ट हो रहे हैं, जब उनको पता है कि उनके घर तक पहुंच सकती हैं ये एजेंसीज। और ये वही विपक्ष है जो कहता है कि सीबीआई को ये अपने जहाँ पे इनकी सरकार होती है वहाँ यूज़ नहीं करती है, ईडी को वहाँ यूज़ नहीं करती है। आज यही एजेंसीज जहाँ सरकार है वहीं यूज़ हो रही हैं, वहीं पे से गंद निकाल रहे हैं। देखिए, गंद को एक बार तो साफ करना पड़ता है, अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं, और वो सीबीआई भी कर रही है, ईडी भी कर रही है, अंदर घुस गई है। जिसके जिसके भी नाम आएंगे वो अरेस्ट होंगे। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या कहना है आपका? इट्स अ शेम एंड शैम बोथ। शेम भी है और शैम भी है। धर्मेंद्र प्रधान जी उनको आतंकवादी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, क्या वो ठीक है? बिल्कुल देशद्रोही तो मैं कहूँगी उनको। बाहर की पार्टी, ये पूरा पैसा बाहर से आ रहा है। आप अगर 2015 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मोदी जी स्ट्रांग होते रहे, आप ये जो नक्सल बोलते हैं, जो अर्बन नक्सल बोलते हैं, ये वाली ताकतों को देखिएगा कैसे स्ट्रांग होती गई। हर बार कोई भी इलेक्शन होता, अभी ये पंजाब का इलेक्शन नियर है, ये कॉकरोच पार्टी कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी का दूसरा रूप कॉकरोच पार्टी है। इनका ही व्यक्ति था जो बाहर बैठा हुआ, जो अब आया है कॉकरोच पार्टी का जो हेड है, वो आम आदमी पार्टी का ही व्यक्ति था। और अभी ये क्योंकि सरकार ये इलेक्शन है और ये दोबारा से कॉकरोच पैदा हो गए हैं। ये हर बार कोई इलेक्शन हो, सेंटर का हो, ये जो अर्बन नक्सल हैं ये पैदा हो जाते हैं, फिर हराए जाते हैं, और ये पूरा पैसा ये बाहर से आता है इनका। अमेरिका में कुछ ताकतें ऐसी बैठी हुई हैं जो नहीं चाहती कि मोदी जी इतने स्ट्रांग हों। तो क्या हमारी गवर्नमेंट गेट कीपिंग नहीं कर सकती? कर रही है ना। अब उन्होंने FCRA के नए वो बनाए हैं ना, अब ये फिर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं, ये ग्रुप्स जो होते हैं जो बाहर से पैसा FCRA के थ्रू मंगाते हैं, अपने आप को NGOs कहते हैं। NGOs नहीं है ये NGO के नाम पे ये धंधा कर रहे हैं, और ये इनका काम ही है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो भी एस्टेब्लिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जाना और भारत को कमजोर करना। लेकिन मैम, नीट का पेपर बार बार लीक हो जाता है, इतने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये लीक नहीं था, ये कॉम्प्रोमाइज था इस टाइम। मैं खुद एजुकेशन उसमें हूँ, कमेटी में हूँ, मुझे इसका एक एक चीज़ पता है। इसके ऊपर फिर किसी दिन लंबी चर्चा करेंगे। कल धर्मेंद्र प्रधान जी आ भी रहे हैं यहाँ, एक चंडीगढ़ में प्रोग्राम है, आप उनसे भी पूछिएगा कितना बड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। वो व्यक्ति जो उसको ट्रांसलेट करने के लिए काम दिया गया, अगर वो रट ले कुछ क्वेश्चन और उसको व्हाट्सएप पे आगे कर दे, वो उसको लीक कैसे कहेंगे? आप किसी व्यक्ति को कैसे कहें कि आप रटो ना और व्हाट्सएप ना करो? वो पैसे से बिका वो, और वो माना। एक जैसे ही सूचना आई एकदम से पकड़ा गया। सरकार ने ये नहीं कहा, एकदम से उस पर कार्रवाई हुई और कितने अरेस्ट हुए। लेकिन किसी की ऐसे करने से किसी के इतने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इतने बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है, यही तो सख्त कानून क्यों नहीं एनकाउंटर कर दिया जाता? जैसे भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया, गन फेंकने के बाद भी। तब भी आप ही लोग क्वेश्चन करते हैं कि सरकार एनकाउंटर क्यों करती है, ये कहीं ना कहीं दबा रही है चीज को, इन्होंने मार दिया, इससे आगे भी नाम होने चाहिए। ये भी तो क्वेश्चन आते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग से तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना गलत है कि नहीं? बिल्कुल, आप जो गलती को सही कर रहे हैं आप उसी को इस्तीफा मांग रहे हो। आप कितनों के इस्तीफा मांगोगे? वो तो सही, अब गलत हुआ है तो उसको सही कर रहे हैं ना, मान रहे हैं कि गलत हुआ है और सही कर रहे हैं। पकड़े गए, अरेस्ट हो गया, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और नीट को प्रॉपरली अगले साल कैसे चलाया जाए, आज ही उनका बयान है कि अगली बार से डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, नो ह्यूमन टच विल बी देयर। ये बार बार हमारे यहाँ अपने ही करेक्टर तो खराब है, पैसे के कारण बिकते हैं हम और बेच देते हैं। क्यों नहीं सोचते कि वो भी बच्चा मर जाएगा? जिसने किया वो क्यों नहीं सोचा उसका करेक्टर? क्योंकि मैंने शुरू में आपसे जवाबदेही की बात की थी, फिर यहाँ पर क्या जवाबदेही है? जवाबदेही है, मान रही है सरकार, मान रही है कि ये हुआ है और हमने अरेस्ट किया है, इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि नहीं हुआ, सरकार मान रही है गलत हुआ है। कई बार लोगों को ना चुप्पी चुभती है। चुप्पी नहीं हुई, चुप्पी तो हुई नहीं, दूसरे दिन से उन्होंने मान लिया कि ये गलत है, गलत हुआ है। हम सारे कमेटी में एक तरफ, और हमारे यहाँ पे दिग्विजय जी थे हमारे चेयरमैन, अब है ही उस कमेटी में ऑपोजिशन के चेयरमैन, और सारे इकट्ठे मिलकर बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे व्यूज नहीं मिलते, या सब, जब जो रिपोर्ट बनती है सबकी सहमति से बनती है।
अब मैं आती हूँ, बीच बीच में चर्चाएं चली आपके नाम को लेकर कि हरियाणा में चेहरा बदला जाएगा और आप महिला होने के नाते मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं पर नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को र्यूमर ही मानती हूँ। नायब सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कुर्सी बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट वो अभी तो चर्चा नहीं, लेकिन पहले बहुत बीच बीच में आई। नहीं नहीं, ये गलत चर्चाएं, और वो गलत थी इसीलिए खत्म भी हो गई। और दूसरा, आपका जो बयान था बहुत सुर्खियां बटोरी, बड़ा विवाद हुआ एमसी इलेक्शन में, पंचकुला में जो आपने स्टेटमेंट दी थी, देखिए वो सीएम को लेकर, भजनलाल को लेकर। वो स्टेटमेंट को मीडिया वालों ने ही तरोड़ मरोड़ा और समझने वालों ने भी गलत समझा। मैंने उस टाइम की राजनीति की बात कही थी, उस किसी पर्सन को नहीं कहा था। और मैंने बार बार ये बात कही, मैंने वहाँ उस समय की राजनीति ऐसी थी। और मैंने, जब आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो में भी मैंने कहा था इनकी टाइम की राजनीति ऐसे थी, नाम लिया लेकर इनके समय की राजनीति में ऐसा होता था। और क्या कोई भी कह सकता है कि नहीं होता था? उस समय की वहाँ राजनीति नाम ले ऐसी। लिया आपने भजनलाल का और आपने चंद्र मोहन बिश्नोई का, लेकिन जब बंसीलाल का नाम आया तो आप नहीं, बंसीलाल का मैं बोल नहीं, हाँ वो संभल गई मैं आप। बोल ही नहीं रही थी, मैं बोल ही नहीं रही थी कई बार। और ऐसा नहीं है, मैं, अगर आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लें, आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं कहना चाहती होती और नहीं कह पाती और मैं बोलती कि मैंने रोका अपने आप को, मैं नहीं कहना चाह रही थी। जब मैं आई हूँ 96 में, बंसीलाल के साथ तो हमारी सरकार थी। हम ऑपोजिशन तो कोई और था, तो इसलिए मैं वो कहना ही नहीं चाह रही थी। एक जब नामों की कड़ी में आए और जिसकी सरकार में जिस टाइम मैंने कदम ही रखा था राजनीति में, तो उसका नाम लिया जाता है वो, और उसको मैंने रोक लिया क्योंकि वो मैं बोलना ही नहीं चाहती थी। और मैंने नाम किसी एक इंडिविजुअल का इसलिए नहीं लिया कि उसको इंडिविजुअल को कह रही थी, मैं उस टाइम की राजनीति को कह रही थी। तो ये गलती तुरंत क्यों नहीं सुधारी? किस टाइम की? मैंने तो उसके नेक्स्ट डे के बाद भी वीडियो में बोला कि उस टाइम की राजनीति को कह रही थी, किसी पर्सन को नहीं कह रही थी। जब मैंने ये बंसीलाल जी के ऊपर एक स्टेटमेंट दी कि मैंने उनको नहीं कहा, तभी मैंने कहा कि मैंने किसी पर्सन को नहीं कहा था, उसी स्टेटमेंट में कहा था, क्योंकि किसी को फायदा हो रहा था उससे, मुझे नीचा दिखाकर या मेरे नाम को यूज करके, या मीडिया भी उसको बहुत, लेकिन हुआ उस शख्स को फायदा हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया ने उसको बहुत गलत प्ले किया, मैं ये कहूँगी। और ये जो छोटे छोटे चैनल होते हैं ना, फेसबुक चैनल और ये वो, उन्होंने अपनी रोजी रोटी बना ली है इस चीज़ को कि आप कुछ भी चीज़, विवादित कोई भी विवादित चीज़ को आप उसको रील की तरह दिखाते रहो। मतलब आप दूसरे को भी कितना टेंशन देते हो। लेकिन पार्टी से तो आपको पूरा सपोर्ट रहा ना? नहीं, मुझे पार्टी का, क्योंकि मैं गलत थी ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं था। पार्टी समझ रही थी कि मैंने नहीं बोला था, उस चीज़ पे मैंने बोला ही नहीं था। मैंने किसी पर्सन को बोलने का, मैंने अभी बार बार कह रही हूँ, किसी पर्सन को नहीं कहा था। मीडिया को आपने बोला कि मीडिया की वजह से हो, लेकिन क्या कुलदीप बिश्नोई ने तिल का ताड़ बनाया? आप ये भी कहना चाहती हैं? उन्होंने जो मेरी उसके अब मैं, वो ख़त्म हो गई तो उसको मैं दोबारा नहीं लाना चाहती, लेकिन हाँ, मैं पर्सनली हर्ट हुई थी क्योंकि मेरी औकात वर्ड जो बोला गया था, जो उनकी तरफ से वीडियो आई, वो हाँ, मुझे और किसी चीज़, हाँ, मतलब वो मुझे कुछ भी कह सकते थे, वो भी हर्ट हुए होंगे। उनके फादर की बात थी और उन्होंने ऐसा समझा तो हर्ट हुए। लेकिन वो मुझे किसी भी तरीके से मेरी राजनीति को गलत कह सकते थे, लेकिन औकात वर्ड मुझे बहुत चुभा। और वो कहीं ना कहीं स्टे करेगा। अब चाहे वो विवाद ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने भी कह दिया कि मैं अपने वो शब्द वापस लेती हूँ, उन्होंने भी कह दिया कि ये बात ख़त्म हो गई, लेकिन वो चीज़ चुभेगी हमेशा, वो रहेगी हमेशा मन में। उसको, जो पूरा का पूरा एपिसोड है, उसको और बेहतर तरीके से दोनों तरफ से किया जा सकता था। मेरे को पर्सनली फ़ोन करते मैं तो एक उसमें फ्लो में भाषण देते समय कह गई थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, बैठ के सोचा समझा, रिकॉर्ड नहीं किया था। तो वहाँ से ये रिकॉर्डेड मैसेज आया था, तो उसमें भी मीन्स कि वहाँ पे इंटेंशंस थी और यहाँ पे इंटेंशंस नहीं थी। नहीं, अब इंटेंशंस थी और वो वर्ड इतना, मतलब मेरी आत्मा को आहत करा उसने, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी औकात क्या है वो मुझे ही पता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता मेरी औकात क्या है। आसान होता है औरत को राजनीति में टारगेट करना? बाकी जगहों से टारगेट तो हर जगह होती है औरत।
हर जगह ही होती है, मैं कहूँगी। राजनीति में मैंने स्पेसिफिकली आपसे पूछा। बहुत मुश्किल ट्रेड करना पड़ता है अपनी लाइफ को। मैं ये कहूँगी कि इट्स अ बीम बीम पे जैसे चलना होता है वैसा है, बैलेंसिंग ऑन द बीम। वो अगर सारे आप समझती हैं कि बीम क्या होता जी है, जी जी जिसपे जी जी जिम्नास्ट जिम्नास्टिक्स चलते हैं, हाँ। तो वैसा ही होता है। लेकिन बाकी लोगों ने बोला कि आप तो सरपंच तक का चुनाव नहीं लड़के, और बात आप किसके बारे में कर रही हैं? ये बात भी चुभी कि राज्यसभा आप चली गई, लोगों ने बोला कि मैंने राज्यसभा एमसी चली, इलेक्शन कौन सा लड़ा आपने था और उसी में तीर सहा मार था। लिया? नहीं नहीं, देखिए राज्यसभा में तो बहुत लोग जाते हैं, नॉमिनेटेड भी जाते हैं, ना, जो अच्छा काम करते हैं सोसाइटी में वो जाते हैं। सब इलेक्शन होके तो नहीं जाते ना। रा, रा, राजनीति राज्यसभा उनके लिए है जो किसी भी फील्ड में अच्छा काम करते हैं, राजनीति वहाँ पे जाते हैं। सब इलेक्टेड लोग नहीं जाते हैं। अगर इलेक्टेड लोग हार जाएं तो वो राज्यसभा में चले जाएं, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही नहीं होता। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज लेके जाती हैं उनको भी, लेकिन राज्यसभा में तो हर फील्ड के लोग हैं, अपने अपने फील्ड से। अच्छा राइटर, अच्छा टीचर। मैंने भी एनसीडब्ल्यू में 10 साल दिए हैं, मैंने भी महिलाओं पे काम किए हैं, और मैं अब पूरी जिंदगी पार्टी के लिए भी काम किया है। तो लेकिन वो बात आपको उस बात ने भी आपको आहत किया कि मेरे राज्यसभा जाने को भी इस तरह से लिया जा रहा है कि मैं वो मुझे ग्राउंड रियलिटी से इलेक्शन जीत कर सबके नहीं अपने आई। व्यूज हैं। वो मैं कहूँगी राजनीतिक में आप अटैक कर सकते हो, ऐसी चीजों पे कर दें अटैक। महिलाओं पर ज्यादा आसान आप कर किसी पे भी कर दे, आदमी पे भी कर दे, मुझ पे कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आपकी मेंटेलिटी ऑपोजिशन वाली है या आपको अटैक करना ही है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के औकात पे नहीं बात कर सकते हैं। मैं किसी भी, चाहे कोई छोटा बच्चा भी हो, आप उसको भी नहीं कह। आप क्या मैं रॉयल फैमिली की हूँ तभी मेरी औकात है, या मेरे बाप दादा बहुत पैसे वाले होते तो मेरी औकात है? पैसे से औकात बनती है क्या? किस चीज पे तोलते हैं आप औकात? ये चीजें थोड़ी चुभती हैं, तो डोंट कैरी इट, अदरवाइज मैं इमोशनल हो जाऊंगी। आसान नहीं है सफर महिला के लिए कहीं भी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं महिला और पुरुष की इसमें नहीं लाना चाहूंगी, ये अपनी अपनी सोच की बात है बस। मैं समझ सकती हूँ आप कितनी आहत हुई होंगी, क्योंकि वो दर्द अभी भी आपकी आंखों में झलक रहा है मुझे। और मुझे पूछते भी नहीं बन रहा, क्योंकि हम महिलाओं का संघर्ष महिला होने के नाते बखूबी जानते हैं कि जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो आपको कैसे नापा तोला जाता है, नज़रों से भी और हर लिहाज से। मतलब मेरे पास भी शब्द कम पड़ गए हैं। अगर मेरी जगह एक आदमी होता तो उसको औकात वाली बात नहीं सुननी पड़ती, ये मुझे मालूम है। अब आगे बढ़ते हैं रेखा शर्मा जी। जिस तरीके से हमने तमाम पहलुओं पर बात कर ली कि विज़न क्या है सरकार का, मोदी जी का, आपने जो काम किए महिलाओं के लिए, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ महिलाओं के बारे में ही ये सवाल है कि महिलाएं, हम बात तो बहुत करते, चर्चाएं करते, कानून बन के कि महिलाओं को मजबूत किया जाए, लेकिन क्या फिर भी इतना आसान है योजनाएं बनाने भर से महिलाएं मजबूत हो जाएं? देखिए, पहला स्टेप योजनाओं से ही होता है। योजनाओं को क्रियान्वित करना होता है। योजना बनाए ही ना तो क्रियान्वित कैसे होंगी? तो सरकार आज योजनाएं भी बना रही है, क्रियान्वित भी कर रही है। बहुत छोटा सा नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लोगों ने सोचना तो शुरू किया कि आप कोख में ही मार देते हो बच्ची को, बाकी राइट्स तो क्या दोगे? राइट टू बॉर्न ही नहीं है तो राइट टू एजुकेट, राइट टू अर्न, राइट टू टॉक कहाँ से दोगे? तो वो फर्स्ट स्टेप था। उसको मतलब मुझे लगता है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करने का तो मैं नहीं बोलती, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ महिलाएं एम्पावर्ड होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपनी एम्पावरमेंट देखने की। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जैसे पहले एनसीडब्ल्यू में रहकर बहुत काम किया, अब राज्यसभा में आप हैं, उच्चतम सदन है हमारे लोकतंत्र का, तो वहाँ रहकर और मजबूती के साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें और समाज के लिए लड़ाई लड़ें और बहुत अच्छे और कानून बने। और हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने कुव्वत से तो आगे बढ़े ही, लेकिन अगर आरक्षण का उनको हथियार मिल जाए, या हम कहते हैं ढाल, या आप कुछ भी कह लीजिए कि रास्ता उनको मिल जाए, तो उससे और ज़्यादा मजबूती के साथ हम समाज में तालमेल कर पाएंगे। केवल 15 साल के लिए है ये आरक्षण, वो उनको बस उतना ही चाहिए। एक बार महिलाओं को एक एक हैंड होल्डिंग चाहिए, बस उसके बाद वो खुद अपना रास्ता बना लेंगे। और आई होप ये 15 साल के लिए ही हो, क्योंकि लंबा नहीं चाहिए।
हम फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर। किसी भी चीज़ के को हम ज़्यादा लंबा देर तक साथ दें तो फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे कुछ भी फ्री में भी बांटा जाए तो भी। तो बेटर है कि 15 साल के लिए हो, उनको तैयार कर दिया जाए, फिर दुनिया को भी आदत हो जाएगी, आदमियों को भी आदत हो जाएगी कि महिलाएं अपना रास्ता खुद बना लें। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको आदत हो जाए। हम तो बहुत जल्दी आदत डाल लेते हैं, ढल जाते हैं। नहीं, वो उनको भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छी बातचीत।